साथियों, घटना चक्र की शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है। जो आपका बीपीएससी के द्वारा 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वे सभी प्रश्न आपको इस घटना चक्र के अंदर मिलने वाला है। और इसकी सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है। और इसकी पहली जो वीडियो मैंने आपको दिया था, वहाँ पे आपको हिस्ट्री स्पेशल यानी कि बिहार से संबंधित जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं 1992 से लेकर 2023 तक, सभी प्रश्नों का कलेक्शन आपको उस वीडियो के अंदर मिलेगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथियों, आज हम लोग बिहार स्पेशल में जो विविध से प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक 1992 से 2023 तक, उन सभी का कलेक्शन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। क्योंकि अभी जो मैं आपको घटना चक्र करा रहा हूँ ये 2024 का है, यानी कि 2024 वाला जो घटना चक्र है उसी को हम यहाँ पे करवा रहे हैं। और इसकी सीरीज हमने स्टार्ट की है और कंटिन्यू आपको बैक टू बैक वीडियो यहाँ पे मिलती रहेगी। और साथ ही इसका नोट्स भी आपको मिलता रहेगा। कहाँ मिलेगा इसकी जानकारी हम आपको वीडियो के बीच में देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, पहला जो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं विविध से, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाए। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का डिटेल्स जो दिया हुआ है उसका पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप उसके क्वेश्चन को डिटेल्स को भी देख लीजिएगा। तो ऐसे भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने में अच्छा लगेगा। आपने तैयारी कर रखा है तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 सेकंड का समय आपसे अधिक से अधिक लेंगे हर क्वेश्चन के लिए। और उस 5 सेकंड में आपको जवाब भी देना है और उसके बाद फाइनल आंसर हम बताते चलेंगे। तो बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? और यह क्वेश्चन आपका 2017 में यानी कि जो 63वीं बीपीएससी था उसके अंदर पूछा गया था। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्णिया जो है यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी अगर हम बात करें किशनगंज की तो किशनगंज जो है नेपाल से लगता है। मधुबनी और सीतामढ़ी ये सभी जो है नेपाल से अपना सीमा जो है साझा करता है, बल्कि पूर्णिया जो है यह नेपाल के साथ साझा नहीं करता है सीमा को। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आप इसके थोड़ा सा डिटेल्स को भी समझ लीजिए। देखिए, पूरा डिटेल्स हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो वहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर, जब क्लासेस लेते हैं उसी समय आप जो है यहाँ पे डिटेल्स बताया कीजिए, तो आप कमेंट उसमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे तो वहाँ पर डिटेल्स बता देंगे। आपको जैसा ठीक लगे, आप लोग जैसे कहिएगा वैसे लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कि बिहार जो है नेपाल के साथ 729 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। यानी कि बिहार जो है नेपाल के साथ कितने किलोमीटर का साझा करता है? तो यह 729 किलोमीटर का जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसके साथ साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के जो है 7 जिले लगते हैं, जैसे सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सभी जो है किसके साथ लगते हैं? तो नेपाल के साथ लगते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? यानी कि जो विश्व धरोहर स्थल है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है वह बिहार का कौन सा स्थल है, आपको ये बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था। तो हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की आपका व्याख्या देखना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन की अगर व्याख्या की बात करें तो देखिए, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है सूची में बिहार नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल जो 2016 में था, या महाबोधि विहार या मंदिर कहते हैं जो 2002 में है, दोनों को ही शामिल किया गया है। तो यहाँ पे इसका डिटेल्स पे आप देख सकते हैं, इसलिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनोज तिवारी। बिहार में खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उन कौन है? तो मनोज तिवारी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये भी आपका 2022 में क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। देखिए, फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने भोजपुरी गायक एवं लोक सभा सांसद, अभी जो है लोकसभा सांसद भी है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से, मनोज तिवारी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नवंबर 2022 में लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यानी कि अभी की वर्तमान की बात करें तो 2022 में आप ध्यान रखिएगा, तो बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह किसे बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसको? मैथिली ठाकुर को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 2006-2007 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2006-2007 में। अगला कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFSC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ICFIRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी कि BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार में। तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर जो है कहाँ स्थित है स्टेशन? तो यह बिहार में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है पटना बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ? तो पटना, यानी कि बिहार के जो राजधानी है पटना, वहाँ पे स्थित है। अगला कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो है किससे संबंधित है? बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो है किससे संबंधित है? हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शराबबंदी से। आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी जो है लागू है और बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो संबंधित है यह कहाँ से है? तो शराबबंदी से ही संबंधित है। देखिए, अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए बिहार पुलिस ने वर्ष 2022 में ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की है। बिहार में गंभीर आपराधिक घटनाओं को शामिल आरोपियों के साथ शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार जो है संचालित किया जा रहा है। तो यह शराबबंदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो अगर हम बात करते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व में अगर विश्व की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसमें से ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग लगाया है, यानी कि जो भी विद्वान है अलग अलग इन्होंने बताया है। किन गोल्डविक यानी इन्होंने कहा कि 2 मिलियन, मैक एवेडी एवं जोन्स ने कहा कि 4 मिलियन है, तथा थॉमलिन ने बताया कि 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया है। अतः इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने अपना पैर चांद पर रखा था? वह था नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था और यह 2020 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी जो है बना था, ध्यान रखिएगा। कब? तो इसकी तिथि भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह आपके स्टैटिक जीके के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा कि नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, और ये 20 जुलाई 1969 को पहुंचे थे। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? सभी को पता है कि छठ पूजा जो है बिहार का अद्वितीय त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसकी थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय त्यौहार है। छठ पूजा को बिहार का महापर्व कहा जाता है। दीपावली के बाद आपको पता है कि दीपावली के 6 दिनों के बाद ही इस पर्व को मनाया जाता है। डिटेल्स आप पूरा यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, आपका समय जो है इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा नहीं लेंगे और डिटेल्स तो हम आपको देंगे ही, वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। हाल ही में बिहार ने किस स्थान पे उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भागलपुर में। तो हाल ही में बिहार में किस स्थान पे उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो यह भागलपुर में खोला गया है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसके डिटेल्स को जान लेते हैं कि बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला और भारत का चौथा, ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत का पहला और भारत का जो है चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। और इसके पहले जो अन्य 3 बर्ड रिंगिंग स्टेशन है, जैसे कि चेन्नई हो गया जो तमिलनाडु में है, जयपुर राजस्थान में और भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी 3 है और यह चौथा जो है उत्तर भारत में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है? तो गिद्ध संरक्षण योजना जो शुरू किया है वो कौन है? तो वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे गिद्ध संरक्षण योजना जो है शुरू किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH2 पर स्थित नहीं है? NH2 पे स्थित कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनरीकरण के बाद उपयुक्त में से कोई भी शहर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH2 पर स्थित ही नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है असम से डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम में तुईपंग तक जाता है। तो इसमें से कोई भी आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कोई नहीं होगा। अगला कि बिहार में निम्नलिखित में से निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो कौन है जिसके द्वारा बिहार में विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे अगर बात करें डिटेल्स में तो वर्तमान में अनेक विमान कंपनियों द्वारा बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, किंगफिशर एयरलाइंस है, गो एयर इंडिया है, स्पाइसजेट है एयरलाइन है, जेट कवरेज है, सहारा एयरलाइंस है, रॉयल नेपाल एयरलाइंस है। तो बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं अब आ गई है, इसलिए इसमें से अगर सभी रहता तो सभी भी हो जाता। ठीक है, ऑप्शन में अगर सभी रहता तो सभी हो जाता, कोई एक तो होगा नहीं केवल। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां जो यहाँ पे आ गई है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपका अलग हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा
कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो शांति स्तूप के बारे में आप लोग जानते होंगे कि यह राजगीर में स्थित है। कहाँ है? तो शांति स्तूप जो है राजगीर में स्थित है। ठीक है, बिहार में राजगीर की जो पहाड़ियाँ है वह 400 मीटर की ऊंचाई पे स्थित शांति स्तूप है, जो विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहा जाता है। विश्व शांति स्तूप इसको माना गया है और इसका निर्माण जो है 1969 में किया गया था। और वैशाली जो है, वैशाली में भी एक शांति स्तूप है जिसकी ऊंचाई जो है 38 मीटर है, जिसको 125 फीट कहते हैं। चौड़ाई इसकी 36 मीटर है, जिसको 118 फीट है चौड़ाई। और तथा गुंबज का व्यास जो है 20 मीटर है और इसको फीट में 65 फीट माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति यानी कि 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो आपको पता है कि सीता माता का संबंध जो है कहाँ से है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सीतामढ़ी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तो सीता माता के विश्व की सबसे लंबी जो मूर्ति है 251 मीटर का निर्माण और बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो यह सीतामढ़ी में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? सीतामढ़ी में किया जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो यह विख्यात था पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो नालंदा महाविहार जो है किसके लिए प्रख्यात था? तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए था। अगला कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? जो पटना का हवाई अड्डा है वह किससे जुड़ा हुआ है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि पटना हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना जो है इन स्थलों से जुड़ा हुआ है, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू काठमांडू, नागपुर, रांची, विशाखापट्टनम। इसमें बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है यह उपयुक्त नहीं है। अगर इसमें भी सभी दिया होता तो वह का सही होता। हालांकि ये पहले क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे, अभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है कि जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है वह हाजीपुर में स्थित है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उद्योगों को कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार के उद्योगों का जो कमिश्नर दफ्तर है वो कहाँ है? तो यह पटना में स्थित है। कहाँ पे? तो यह पटना में स्थित है। ध्यान रखिएगा। तो बिहार के जो उद्योगों का कमीशन जो कार्यालय है वह कहाँ है? कमिश्नर कार्यालय कहाँ है? पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। पहले जो नक्सलवाद थे वो बंगाल में थे, आंध्र प्रदेश में थे, लेकिन अब भारत के कौन से राज्यों में जो है यह फैल चुका है? तो यह है आपका उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में भी अब नक्सलवाद जो है यहाँ पे भी फैल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कौन थे? तो इसके राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुलिया। यानी कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कौन थे? तो पुरुलिया से थे। कहाँ से थे? तो पुरुलिया से थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में से किसके हाथों पे था? तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधान जाति के हिंदू के। किसमें था? तो प्रधान जाति के हिंदू के संरक्षण में था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24 कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा बाबू महेश्वर प्रसाद। यानी कि जो बिहारी समाचार पत्र है इसके संपादक की बात पूछा है, संपादक का नाम पूछा है, तो बाबू महेश्वर प्रसाद इसके संपादक हुआ करते थे। अगला कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो यह अटलांटिका में स्थित है। जो दक्षिण गंगोत्री है कहाँ स्थित है? तो यह अटलांटिका में स्थित है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आपको मालूम होगा कि जो गीता रहस्य है या किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। यानी कि गीता रहस्य को किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है और इनको लोकमान्य तिलक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? यानी कि जो 1984 पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। जो पुस्तक है 1984 यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल कूद के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपको मालूम होगा कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अभी हाल ही में मोहम्मद शमी को भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, आप लोग को मालूम भी होगा क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया था? वो कौन सा विदेशी नागरिक था जिसको भारत रत्न दिया गया था? तो इसमें नाम आ जाएगा नेल्सन मंडेला। यानी कि नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न प्रदान किया गया था और यह विदेशी महिला थी। अगला क्वेश्चन है कि चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन पूछता है कि चुने हुए देशों की जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित कथन कौन सा सही नहीं है?
तो इसके राइट आंसर की बात करें तो पहला ही यहाँ पे गलत हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है, यही गलत है। बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सही है कि कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादक निर्यात नहीं करता है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं कि ऊन उत्पादन में स्थान किसका है, तो ऑस्ट्रेलिया का आता है और निर्यात जो है ऑस्ट्रेलिया ही करता है। दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा है, तो भारत देश है जो दूध उत्पादन में सबसे आगे है। भेड़ उत्पादन की बात करें, भेड़ में तो न्यूजीलैंड जो है, ध्यान रखिएगा। और आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो यह कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, तो यह होगा मैड्रिड में हुई थी। कहाँ हुई थी, मैड्रिड में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था पीटर सदरलैंड। क्या था, पीटर सदरलैंड थे विश्व व्यापार संगठन, यानी कि जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन, उसके पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पीटर सदरलैंड था। ठीक है, और आपसे पूछ भी सकता है कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो यह 1 जनवरी 1995 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। दामोदर घाटी कब स्थापित की गई थी, तो यह किया गया था 1948 में। और NCC की भी स्थापना जो है वो भी 1948 में हुई थी, इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो दामोदर घाटी जो है कब स्थापित हुआ था, तो 1948 में हुआ था। और दामोदर घाटी कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता जो किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला कि भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है, तो भद्रावती जो इस्पात केंद्र है वो भद्रा नदी पे स्थित है। कहाँ पे, तो भद्रा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है, तो भद्रा नदी पे स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है। जो स्वर्णिम त्रिकोण है इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। स्वर्णिम त्रिकोण की बात किया है तो स्वर्णिम त्रिकोण क्या हो जाएगा, यह थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र में है। यानी कि जो स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है, जैसे थाईलैंड हुआ, म्यांमार हो गया, जहाँ पे जो नशीले पदार्थ होते हैं, जहाँ उसका उत्पादन होता है, जो नशीले पदार्थ है वहीं से संबंधित है स्वर्णिम त्रिकोण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि साउथ एशियन कोलिशन ऑफ चाइल्ड सर्विसेज यूथ रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5.5 करोड़ भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे अधिक तेल जो है कौन सा देश निर्यात करता है, तो आप सभी को पता है कि सऊदी अरबिया जो है सबसे अधिक तेल निर्यात करता है। कौन करता है, तो सऊदी अरब जो है सबसे अधिक तेल जो है निर्यात करता है। तो सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब का खनिज तेल निर्यात में लंबे समय से पहला स्थान बना हुआ है, दूसरे स्थान पर रूस है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैडमिंटन से। तो प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी, तो यह संतोष यादव थे और यह 2 बार चढ़ी थी, ध्यान रखिएगा। और पहली कौन थी आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके ऑप्शन में भी दिख रहा है, आसान है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जो थे इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे, यानी कि पुस्तक जो है इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय असनी कौन सी है, तो सभी को पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह कौन सा है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, वह बाघ है, ध्यान रखिएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टिग्रिस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाघ क्या है, एक स्तनधारी पशु है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। देखिए कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के रूप में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, उसको लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। और देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक के वेबसाइट के अनुसार कोरिया गणराज्य के प्योंगचोंग में स्थित फुटबॉल का जो है सबसे बड़े स्टेडियम एनग्राडो में डे स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1,50,000 है, तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है मोटेरा गुजरात में है, जिसकी दर्शक क्षमता जो है 1.32 लाख है। तो क्रिकेट की अगर बात करें तो अपना अहमदाबाद, जो गुजरात का अहमदाबाद है, जो अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ, जो नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम के नाम से मोटेरा में है, वो हो जाएगा। अगर आगे की बात करें, जो कोरिया गणराज्य की जो प्यांगसा जगह है वहाँ पे फुटबॉल का स्टेडियम है और वहाँ पे उसकी क्षमता जो है 1.5 लाख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एबनॉन इंडियन
किसने लिखा है? कई सारे पुस्तक जो है इंपॉर्टेंट है, तो यह लिखा है नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है। किसने? तो नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 45 है कि अनीता रेड्रिक किसकी लेखिका है? यानी कि अनीता रेड्रिक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिजनेस एज अनयूजुअल। यानी कि अगर बात करें अनीता रोड्रिक की, तो कौन सी पुस्तक लिखी है? बिजनेस एज अनयूजुअल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस यानी कि हरित शांति क्या है? यानी कि ग्रीन पीस जो है यह हरित शांति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। हरित शांति क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ऊपर बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 400:90। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है कहाँ पे? तो यह अमेरिका में। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो यह अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की सबसे दूसरी भाषा के रूप में बोली जाती है, वह भाषा कौन सी है जो हिंदी के बाद उसका स्थान है? ठीक है, तो ये इस बात में भी कन्फ्यूजन है। देखिए, भारतीय भाषा संस्थान के अनुसार 2011 के जनगणना के आधार पर तथा निष्कर्ष के आधार पर भारत में तेलुगु हिंदी के बाद वक्ताओं की तीसरी सबसे अधिक भाषा बोली जाने वाली। ठीक है, यानी कि उसके बाद क्या होता है? हिंदी है, बंगाली है, तेलुगु है, ऐसे है। फिर मराठी है, तमिल है, उर्दू है तथा गुजराती है, और ये 2011 के अनुसार है। तो इसमें कहना मुश्किल है कि दूसरी जो पूछ रहा है, तो दूसरी जो इसमें बंगाली आ जाएगा। दूसरी क्या है? बांग्ला। हिंदी के बाद बांग्ला है, और यहाँ पे बांग्ला कहीं दिया हुआ नहीं है। तीसरा जो है तेलुगु है। तीसरा पूछता तो तेलुगु है 2011 के जनगणना के अनुसार। यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या है? तो यूनेस्को की जो कार्यभाषा है वह क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। जो यूनेस्को है उसकी जो कार्यभाषा है वह क्या है? तो इसकी 6 भाषाएं होती है, जैसे कि इसमें चीनी भी होता है, अंग्रेजी भी होता है, फ्रेंच होता है, रशियन होता है, अरबी होता है तथा स्पेनिश होता है, ध्यान रखिएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरविंद घोष। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि द मूड्स लास्ट साई के लेखक कौन है? द मूड्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सलमान रश्दी हो जाएगा। द मूड्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके राइट आंसर की बात करें तो सऊदी अरबिया इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित देशों में कौन जो है अमेरिकी शस्त्रों का, जो अमेरिकी जो शस्त्र बेचते हैं उसका सबसे बड़ा खरीदार जो है सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया सबसे ज़्यादा खरीदता है। अगला कि संत कबीर के सम्मान में मगहर जो है महोत्सव शुरू किया गया था कब? जो सभी संत कबीर थे उनके सम्मान में मगहर महोत्सव शुरू किया गया था। यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1987 में। कब किया गया था? 1987 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? जो पूर्व सोवियत संघ का वह कौन सा पहला गणराज्य बना था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था? वह था लिथुआनिया। लिथुआनिया जो था वह पूर्व सोवियत संघ का पहला ऐसा गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस खेल के लिए थॉमस पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि थॉमस पुरस्कार जो है किस खेल में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। थॉमस पुरस्कार जो दिया जाता है किसमें? तो यह बैडमिंटन के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। अगला कि डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो डुरंड कप की बात करें तो ये भी आपका क्या है? फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप किससे है? तो फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके लिए कि 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? यानी कि जो 20वीं शताब्दी थी उसका आखिरी जो कुंभ मेला था वह कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया था हरिद्वार में। आपको पता है कि वहीं लगता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो आपको पता है जंतर मंतर के बारे में आप सभी जानते भी होंगे कि इसको महाराजा जयसिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो महाराजा जयसिंह ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार कितना होता है? जो भारत में वयस्क हाथी है उसका वजन कितना होता है आपको बताना है। तो इसका वजन जो है वह लगभग 5000 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 5000 किलोग्राम होता है लगभग में वयस्क हाथी का शरीर। यानी कि एक वयस्क हाथी भारतीय हाथी के बाद 2000 से लेकर 5000 किलोग्राम के बीच होता है। अब तक का सबसे वजनी हाथी अफ्रीका में पाया गया है जिसका वजन लगभग 7000 किलोग्राम है। जो सबसे ज़्यादा अब अफ्रीका में है जिसका वजन है
वह अफ्रीका में है। एक वयस्क भारतीय हाथी प्रतिदिन 250 से 300 किलोग्राम तक भोजन कर सकता है, यानी कि 250 से लेकर 300 केजी तक वह भोजन कर सकता है। अगला है, स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाली जो प्रधान भाषा है वो कौन सी है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर जो भाषाएं बोली जाती है उस भाषा को बोलते हैं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। तो स्विट्जरलैंड के अंदर जो बोले जाने वाली जो प्रधान भाषाएं हैं उसका नाम क्या है? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ था, नहीं माफ़ कीजिएगा, भारत में जन्मे 2, यानी कि भारत में जिनका जन्म हुआ था, जो 2 अमेरिका नागरिक था, उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है हरिगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ठीक है, इनका जन्म जो है भारत में हुआ था, लेकिन ये अमेरिका के थे। ठीक है, नागरिक अमेरिका के, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? तो लॉर्ड का खिताब किसको दिया गया है? तो वह स्वराज पाल को दिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन ने किसको दिया है लॉर्ड का खिताब? तो यह दिया है स्वराज पाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार जो है किसने किया है? आपको पता है कि राइट ब्रदर्स जो है हवाई जहाज का आविष्कार किए थे। साइकिल का किसने किया था? मैकमिलन ने किया था, ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे हैं। टेलीविज़न का किसने किया था? जेल बियर्ड ने किया था। रेडियो का किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था, ध्यान रखिएगा। टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? तो यह किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का खोज कब किया था? 1605 ईस्वी में किया था, ध्यान रखिएगा। तो गैलीलियो इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। किससे? लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता जो था वो भारत था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? भारत था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था 1961 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ थी? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह अल्बानिया से थी। मदर टेरेसा कहाँ की थी? तो अल्बानिया की थी, क्योंकि जन्म उनका अल्बानिया में हुआ था 1910 को, 26 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है कि कौन से 2 राज्य जो है चंदन तस्कर और वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, चंदन तस्कर के लिए आप जानते हैं कि चंदन के लकड़ी के मामले में कर्नाटक जो है आगे है, ध्यान रखिएगा। अगला है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? यह जाता है बी साराभाई को। किसे? तो अंतरिक्ष विज्ञान एवं अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? तो बी साराभाई को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो ये थे एच.जी. भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा थे जो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है? तो यह अगर आगे की बात करें तो भारत किससे आगे हो सकता है? वह अपना पड़ोसिया है जिसका नाम पाकिस्तान है, उसी से आगे है। ठीक है, इसको तो जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो भारत में जो निर्मित टैंक है उसका नाम क्या है? अर्जुन है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मोजाहिर कैंपी आंदोलन क्या था? तो मोजापिन कैंपी आंदोलन की बात करें तो यह क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से माफ़ कीजिएगा, यह क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में बसे उत्तर प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। तो मुजाहिद कौमी क्या था? तो पाकिस्तान में जो बसे हुए जो उत्तर प्रवासी मुसलमान हैं उनका एक राजनीतिक दल है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला ओडियन हिंद पक्षी कौन है? तो इसको कीवी बोलते हैं, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ध्यान रखिए क्या है कि कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी है, जिसको पक्षी वर्ग में शामिल किया जाता है, जो उड़ नहीं सकता है लेकिन वह बहुत तेज़ दौड़ सकता है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो जो चिपको आंदोलन थे वह किससे संबंधित है भाई? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यह था ऑप्शन बी, यानी कि वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन से। TRE 1 के अंदर भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड सरकारी योजना संबंधित है। जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड सरकारी योजना संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड सरकारी योजना चलाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टार टीवी
का मालिक कौन है, यानी स्टार टीवी है उसका मालिक कौन है, तो उसका मालिक जो है रूपर्ट मर्डोक है। कौन है? रूपर्ट मर्डोक है। ध्यान रखिएगा, स्टार टीवी के मालिक जो है वह रूपर्ट मर्डोक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पंसिल की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? जो पंसिल समझौता हुआ था उसकी पंसिल की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण का अस्तित्व। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि प्रथम भारतीय उपग्रह जो है आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो इसके बारे में पता होगा कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। जो प्रथम भारतीय उपग्रह है जिसका नाम आर्यभट्ट था उसको 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अरे कि रामेश्वरम जो है किस राज्य का हिस्सा है? तो रामेश्वरम जो है तमिलनाडु का हिस्सा है। किसका है? तो तमिलनाडु का हिस्सा है, और रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य का दक्षिणतम भाग है। कौन सा भाग है? तो दक्षिणतम भाग है, ध्यान रखिएगा। तो रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु का है और दक्षिण में पड़ता है। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? वह नेपाल ने। नेपाल ने अपने आप को क्या किया है? हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कब किया है? तो पूर्व में नेपाल ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था, किंतु अप्रैल 2006 की लोकतांत्रिक क्रांति की सफलता के उपरांत संसद में 18 मई 2006 को नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। कब? 2006 को। भारत में सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो पता है, सिलिकॉन घाटी जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत में जो सिलिकॉन घाटी है किसको? बेंगलुरु को कहते हैं। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध थे, यानी कि कोपरनिकस के बारे में आपको बताना है कि कोपरनिकस किससे संबंधित थे और किस लिए फेमस थे, आपको भी पता होगा। और यह पता लगाने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ठीक है, यानी कि कोपरनिकस ने कहा था कि जो ग्रह है वह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी जो है उसका चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि सूर्य जो है ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमता है। ये किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका है कि दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो जो दक्षेस आंदोलन शुरू हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग, यानी कि इसका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन चुने इसमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है। यह ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, टीआरई में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? जो प्रसिद्ध बांग्ला लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और ये सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि, यानी कि सन्यासी विद्रोह का भी इसमें चर्चा किया गया है, और इसको 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टाइम्स ऑफ द स्पिरिट नामक रचना किससे संबंधित है? कौन सा कथन सही है? टाइम्स ऑफ द स्पिरिट नामक रचना जो है संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी से संबंधित हो जाएगी। क्योंकि टाइम्स ऑफ द स्पिरिट नामक रचना की बात करें तो इसके रचयिता जो है रोमी देव हैं, और इसमें कपिल देव के खेल का जीवन का विवरण है, और इसका औपचारिक विमोचन जो है सुप्रसिद्ध जो चित्रकार है M.F. हुसैन के हाथों हुआ है। तो सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आक्रामक और राष्ट्रवाद की भावना का इसका योगदान नहीं किया गया है, बाकी सबका योगदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी जो है इसका स्थायी सदस्य नहीं है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया है? किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? तो किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? यानी एएस आनंद जो है 1990 के दशक में किस पद पे कार्यरत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। यानी कि एएस आनंद जो थे 1990 के दशक के अंत में किस पद पे कार्यरत थे? तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे जो है कार्यरत थे, और यह क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मतलब कार्यरत थे, जिनका नाम क्या था? एएस आनंद थे 1990 के अंत में। ठीक है, और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो वैश्वीकरण के पीछे जो मुख्य विचार है वह क्या है? कि आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? कि आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए और समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ क्या करना है? काम करना। अगला क्वेश्चन है कि नौकरशाही का कार्य क्या है?
देखिए नौकरशाही का कार्य क्या है, तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सरकार की नीतियों को लागू करना। नौकरशाही का कार्य क्या है, सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन को चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, यानी कि उपयुक्त में से सभी यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वीडन हो जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है टेक स्टडी बीएड। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है और टेक स्टडी बीएड आपको सर्च करना है, वहाँ से आपको पीडीएफ जो है वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि TRE 3.0 के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, आप चाहे तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट भी वहाँ से चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते हैं। 10 क्वेश्चन और होगा, उसको भी कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 3 दिसंबर को। कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो मनाते हैं 3 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो प्रभावती देवी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह पटना से। जो प्रभावती देवी थी वह किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी, तो यह पटना से थी, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो श्री नरसिंह नारायण क्या थे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे, तो यह एक समाजवादी थे। जो श्री नरसिंह नारायण थे यह एक समाजवादी थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था। तो जगत नारायण लाल की जो पत्नी का नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीमती राम प्यारी, यानी कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था, श्रीमती राम प्यारी नाम था इनका, ध्यान रखिएगा। यानी कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी देवी था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया था, बांकीपुर से सभा को संबोधित किया था, और यह जगत नारायण लाल की पत्नी थी, उनका नाम था राम प्यारी देवी। ठीक है, आगे है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, आपको ये बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब चंद्रमा बीच में आता है। ठीक है, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा दिन कब होता है। तो सबसे छोटा दिन जो होता है वह होता है 22 सितंबर को। सबसे छोटा दिन कब होता है, तो सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम होती है और छोटा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दोनों जो है गोलार्धों में दिन और रात की और ये समान होती है। कब समान होती है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को समान होती है, ध्यान रखिएगा, पूछिए तो। अगला कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 दोनों। क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में कौन सा सही है। तो शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के रूप में वापस लिया जा सकता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान का सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो यहाँ पे 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि रूस का जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर है वह किसके तट पर स्थित है। तो रूस का जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर है वह किसके तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्टिक सागर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल्टिक सागर पे स्थित है, तट पे। और लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, तो इसको आप मिलान कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के आंसर मिलान करके रूप में, अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं, माफ़ कीजिए, कई क्वेश्चन अभी आपको बाकी है, फिर भी इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर कर देते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसमें बी में क्या होगा, जैसे कि हम बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस, तो ये पुस्तक का नाम है, यानी कि एक क्रिसमस कैरोल, यह किसकी है, तो ये क्रिसमस कैरोल की बात करें तो यह किसकी है, चार्ल्स डिकेंस के, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन, तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रश्दी के है। अगर हम बात करते हैं द ग्रेट इंडियन नोवेल, तो यह किसकी पुस्तक है, यह शशि थरूर की पुस्तक है। और खुशवंत सिंह की कौन सी पुस्तक है, द कंपनी ऑफ वुमेन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिए एक क्रिसमस कैरोल किसकी है, तो चार्ल्स डिकेंस की है। एक क्रिसमस कैरोल किसकी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो चार्ल्स डिकेंस है। मिडनाइट चिल्ड्रन के कौन है, तो सलमान रश्दी है। द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है, तो द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक जो है खुशवंत सिंह है। और द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है, तो शशि थरूर है। ठीक है, कौन सा है, शशि थरूर है इसका राइट आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका दिया गया है। तो यह है जी.एंड. अल्स्टॉम को, किसको, जी.ई.एंड. अल्स्टॉम को किया गया है, और ये 2018 का क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 108 है कि कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बक्सर जिला का राजपुर में। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सत्रिया। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको क्या करना है, मिलान करना है। और इस मिलान की अगर बात करें तो इसमें जो है पुस्तक है और इस पर लेखक है। इसमें भी क्या है, पुस्तक और लेखक से है। तो अतानुष दास क्या है, यह तीरंदाजी से संबंधित है। किससे, अतानु क्या है, अतानु दास जो है यह किससे है, तीरंदाजी से है। सावंत अजय अनंत जो है यह किससे है, तो यह घुड़सवारी से है। संबंधित व्यक्ति किससे है, घुड़सवारी से है। और काले सारिका सुधाकर जो है खो खो से संबंधित है। किससे है, खो खो से। और दत्तू वावन भोकनाल जो है नौकायन से संबंधित है। एक बार फिर से समझिए कि जो अतानुदास है यह किससे संबंधित है, तो यह जो है तीरंदाजी से संबंधित है। यानी कि जो अतानुदास है यह तीरंदाजी से संबंधित है। सावंत अजय अनंत की बात करें तो यह घुड़सवारी से संबंधित है। और काले सारिका सुधाकर की बात करें तो यह खो खो से संबंधित है। और दत्तू बावन भोकनाल की बात करें तो यह नौकायन से संबंधित है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 4 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी आपके बीवी से संबंधित क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हमने आपको यहाँ पे करवा दिया। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। और जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें जो भी आपका जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन बचा हुआ है उसको करवा देंगे। जब बिहार स्पेशल खत्म कर देंगे तो फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में चलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, फिर जियोग्राफी करेंगे, पॉलिटिकल, उसके बाद जियोग्राफी के अलावा साइंस करेंगे। सभी टॉपिक को हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सेशन कैसा लगा आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्या कमी रह गई, क्या सुधार करना है। अगर कुछ आपको लगे तो चीज़ें बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जब अपडेट आपको दे, जब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाएं तो वहाँ पे और भी चीज़ों को आपको सही तरीके से और भी बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, अपने तरीके से 100% आपको देखने का कोशिश किया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ त्रुटि आपको लगे, त्रुटि तो इसमें नहीं है लेकिन कुछ भी कमी लगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।